बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज बारी है एनसीईआरटी क्लास 7। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी बिल्कुल एक एक चैप्टर को लेकर खत्म की हुई है और एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है चैनल पर, ताकि आप वहां जाकर सारे चैप्टर्स को ना रिवाइज और कॉन्सेप्चुअल क्रिस्प वे में पढ़ सकें। अब यहां पर एक बात ध्यान, एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस आज से शुरू होने वाली है। चैप्टर 1 की हम बात करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर इसका अप्रोच क्या हो इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप कहीं भी कुछ भी कैसे भी पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट यह है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी रखते हैं आप। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन उसका आउटपुट उतना बढ़िया हमें नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन खासतौर पे हिंदी मीडियम में मैंने क्लियर किए थे। हिंदी मीडियम में काफी समस्या होती है बच्चों को इस चीज को लेके कि सर कैसे पढ़ा जाए। लेकिन एक चीज और एक बात आप समझ लीजिए कि सिर्फ पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। स्मार्ट वे क्या होता है ये कोई बता नहीं रहा। बोल सब रहे हैं स्मार्टर वे, कैसे हम स्मार्ट तरीके से चीजों को समझ पाए, अगर ये जानना है तो फिर यहां पर आपको रुकना होगा। आज जो पहला चैप्टर हमने लिया है वो क्यूरोसिटी बुक से है, साइंस की क्लास 7 की एनसीईआरटी ये है। और यहां पर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इस साइंस को यूज कर सकते हैं, क्या हमारा इंटरडिसिप्लिन अप्रोच होता है और किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को समझते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या बाउंड, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस साल वेदर नीट में भी आपने देखा होगा कि पेपर जैसे ही टफ बना, कई बुक्स आती है जैसे रस्निक हेलिडे वॉकर है और इस तरीके की जो बुक्स हैं, जब वहां से पेपर को थोड़ा बहुत भी मोल्ड करके 2 यूनिट्स को भी मिलाया गया ना तो प्रॉब्लम होने लगी बच्चों को। इसलिए इंटरडिसिप्लिन अप्रोच और क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन पढ़ लेने से 50% क्वेश्चन उनका सॉल्व होता है जिनको कॉन्सेप्ट्स की समझ होती है, सबका सॉल्व नहीं होता। ये बड़ा मिथ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए सॉल्व। पढ़ने से अगर सॉल्व होता ना तो सारे सॉल्व किए बैठे होते, फिर सिलेक्शन किनका हो रहा है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि सबका नहीं होता है, उसका होता है जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, जो ये समझ पाता है ये क्वेश्चन कहां से आया। चलिए मूव ऑन टू द फर्स्ट, मास्टरिंग साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप जब देख रहे हैं कि हमने एक इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच इस अपने एक सेशन में लिया हुआ है। अब ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होता है इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा। पहला चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक, देखो, हम एक ट्रेडिशनल लर्निंग को छोड़कर आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब नीड को समझ पाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अब देखो, द कोर फिलॉसफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ट्रेडिशनल वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच। एक तो आप पढ़ते हैं, दूसरा होता है कि आप किसी एग्जाम में जाते हैं। तो कोर, ट्रेडिशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या अंतर है, इस बात को अगर समझें तो दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ फैक्ट्स के साथ एक टेक्स्ट बुक या इतनी बुकिश नॉलेज को नहीं पूछते। तो फिर सर पूछते क्या है? Competitive exam rarely test mere recall. They demand application and understanding. Competitive exam कोई रट्टाफिकेशन नहीं, वो आपसे एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पूछना चाह रहे हैं। आप कहीं से भी पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। और कहीं से भी पढ़ने के बाद आपका क्या हो रहा है? सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब आप कहीं से भी पढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप कहते हैं सर सिलेक्शन क्यों? इसलिए क्योंकि कहीं से भी पढ़ने के बाद आपको यह नहीं बताया गया कि एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अप्रोच आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए था। मैंने एनसीईआरटी इस क्लास 7 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच को मिक्स किया है ताकि आप बिल्कुल समझ पाए सही से। अब देखिए, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। पहले हमें ये जानना है साइंस में, जब भी कोई चीज दिखे, मैं आपको ये हार्ड डिस्क दिखा, ये हार्ड डिस्क। अब अगर मैं इसके केस को ओपन करता हूं तो ये तो आपको यूएसबी की तरह लग रही होगी। देखिए, मैंने एक सिस्टम की हार्ड ड्राइव को निकालकर इसमें
एक एक्सेसिबल हार्ड ड्राइव बनाई हुई एंड दैट लीड्स टू क्यूरोसिटी। सर इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कई तरीके के पोर्ट आते हैं, आपने सुना होगा। ये फिर से लग जाएगी, देखिए फिर से लग गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, यूएसबी 3.0 में इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया सर ने। अब मुझे भी बड़ी क्यूरोसिटी थी कि हार्ड डिस्क काम तो करती है, अब इसको जरा एक्सेसिबल बना लूं, इसमें बाहर से डेटा, लैपटॉप खराब हो गया, क्या करूं। तो मैंने यूज किया अपनी क्यूरोसिटी को, और जो भी साइंटिफिक एक थिंग मेरे पास थी, मैंने उसके यूज को बनाए रखा थ्रू क्यूरोसिटी। तो क्यूरोसिटी आपको रास्ता दिखाएगी। साइंस का यही है, साइंस में बिना जानने की ललक के आप जान नहीं सकते। हवा चल रही है, क्यों चल रही भाई, शौक थोड़ी ना है हवा को चलने का। पत्थरों से मिट्टी बनने का शौक थोड़ी ना है पत्थरों को भी चोट लगती है, टूट फूट होती है भाई। तो शौक तो है नहीं, कुछ कारण होगा। तो लीड्स दैट रीजन, अगर आप उस रीजन की तरफ जाओगे तो आपको एक सही लॉजिकफुल बात पता चलेगी, और वही हमें जानना है। लेट्स साइंस is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks question and is open to the unknown. साइंस वो तरीका है जिससे आप अननोन को जानने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको रीजन पता चलते हैं, और फिर आप जाके क्या करते हैं, उन रीजंस पर वर्कआउट करते हैं, तब आपको पता। यहां हम यूपीएससी की, मैं नीट लेवल पर भी जा सकता हूं, लेकिन अभी हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी भाई अगर ईवी का यूज हो रहा है, मैं तो क्लास 7 की बात कर रहा हूं, एकदम से ईवी आ गया, लग रहा होगा सर अरे ईवी का यूज हो रहा है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आपको पता नहीं क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट हो रहा है भाई, इसको जानना है। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम, इस समय क्या जरूरत है एकदम से आन पड़ी, जो हमने डिफरेंट तरीके के नॉर्म्स बना दिए, BS3 BS4 BS5 BS6, और बनाते चले जा रहे हैं। कभी हम गाड़ियों की एज पुरानी कर देते हैं, कुछ दिन बाद इंसानों की एज पुरानी करेंगे, ब्रिज वगैरह की नहीं करते, बस है ना, वो टैक्स के पैसे बना है, टूट रहा है, टूटने दो, ये सार्कास्टिक है, इसको छोड़ देना, है ना, बाकी साइंस पे आ जाए, है ना। व्हाई इट मैटर्स फॉर एग्जाम, अब पहले देखो भाई साइंस एग्जाम के लिए मैटर क्यों करता है। क्यूरियोसिटी लीड्स टू आस्किंग डीपर क्वेश्चंस लाइक हाउ डू थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पूछिए और आंसर समझिए। एंड व्हाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू, ये इवेंट्स जो बता रहे हैं सर लोग, जो डिस्कस किए जा रहे हैं, ये वैसे ही क्यों हो रहे हैं जैसे डिस्कस किए जा रहे हैं, क्या इसका कोई और तरीका नहीं। एडिसन बल्ब बनाने में इतनी बार फेल हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, ईच एंड एवरी फेलियर इज आउटकम फॉर सक्सेस, हर फेलियर आउटकम है सक्सेस का। और मुझे तो 2000 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकता भाई, तो मेरी हर एक फेलियर मेरी एक नई रिसर्च है, इसलिए चीजें हो रही हैं वो वैसे ही क्यों हो रही हैं, ये क्यूरियोसिटी बताएगी, विच द फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम, जो फाउंडेशन बनेगा आपकी कॉम्प्लेक्स और रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो माफ कीजिएगा, ये चीज आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। अगर आप सिर्फ रटते हैं तो फिर आप साइंस को समझ नहीं सकते, सॉरी टू से। अगर आप सिर्फ रटते हैं, और खास तौर पर हिंदी माध्यम वाले वो विद्यार्थी जो यूपीएससी का सपना संजोए, बिहार और यूपी से चले आ रहे हैं और उनको लग रहा कि फला जगह जाके वहां सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप माफ कीजिएगा, अगर आप में ये अप्रोच नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद भी हिंदी माध्यम से रहा हूं, अब मुझे अच्छे से पता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन और कहां आप लैग कर रहे हो। सिर्फ रटने से नहीं निकलेगा, फिर समझ लो इस चीज को, और परसेंटेज लगातार गिर रहा। तो इसलिए हिंदी माध्यम के अगर कुछ स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो मैं कहूंगा आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लो, ज्यादा अच्छा है, रेदर देन आप हिंदी मीडियम में अपना 4 5 6 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको समझ में आए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, आप में रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका टेम्परामेंट डेवलप ही नहीं किया गया। अब वही रटी रटाई पद्धति पर मूव करना चाह रहे। नाउ साइंस इज अ प्रोसेस, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। साइंस एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, रियल वर्ल्ड लर्निंग से सीखी जाती है। यहां आप बच्चों को देख रहे हैं, देखिए इनको कुछ बनाने को दिया गया है, सिखाया जा रहा है। बचपन याद कीजिए अपना, स्कूल टाइम, वहां आपको सिखाया जाता था
बताया जाता, समझाया जाता था, स्टेपिंग आउट ऑफ द बुक, बुक से बाहर निकलिए। अब बुक से बाहर निकलने का मतलब वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। इसीलिए बचपन में आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे कि भाई अगर इस मैं पेन को ऊपर से छोड़ रहा हूं तो ये नीचे की तरफ देखो मूव करेगा, देखो क्यों किया, भाई ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या है, क्या इस ग्रेविटी से हमारा कोई फायदा है? मैं चल रहा हूं, अगर सरफेस पर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो मैं ऐसे गया था ना, स्लाइड करता हूं, दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाता, रुकता ही नहीं। तो फ्रिक्शन है जो हमें रोक रहा है। सड़क फ्रिक्शन गायब कर दीजिए, फिर देखिए व्हीकल्स के एक्सीडेंट कैसे होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो सामने हो रहा है उसको देखकर सीखना है, रेदर देन हम बुक्स पर स्टक रहे। इवन सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड फन एक्सपेरिमेंट लीड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे फ्रिक्शन का मैंने आपको बताया, या आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी पूछ रहा है कि भाई पावर ड्रिवन व्हीकल, अब कभी एक्सेल देखा ही नहीं है, पावर ट्रेन देखी ही नहीं है, व्हीकल में कहां होती है, लगे पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरे 7 जन्मों तक नहीं सॉल्व होगा। आपको पावर ट्रेन के बारे में पता नहीं, पावर ट्रेन पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती व्हीकल्स में ये नहीं पता है, वो सिर्फ सोर्स पूछ रहा है, उसमें भी घुमा रहा है आपको, आप घूम रहे हैं गोल गोल, खासतौर पे हिंदी माध्यम। क्यों? आपने देखने का प्रयास नहीं किया, ये व्हीकल के चक्के घूम रहे हैं, पहिए घूम रहे हैं, हवा में तो नहीं घूम रहे होंगे। इंजन की पावर को ट्रांसफर करने के लिए कुछ तो यूज होता होगा, तो उस कुछ तो के ऊपर ध्यान देना, रेदर देन हम वही घिसी पिटी पद्धति अगर अप्लाई करेंगे तो फिर माफ कीजिएगा आज के पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जाम रेलेवेंस ये होगा कि while you won't perform experiments in the exam, understanding the principle, variables, expected outcomes from experiment is frequently tested, experimental setup, data interpretation, ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के 12th के पुराने विद्यार्थी जिन्होंने लेंस के प्रयोग किए हुए, जिन्होंने जी की वैल्यू लैब में निकाली हुई, एक पेंडुलम मिलता था जिसमें आप एक स्केल रखते थे और उस पेंडुलम को फिर छोड़ते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन और डेटा इंटरप्रेट करते थे, वो चीजें आप भूल गए, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत होना स्वाभाविक। कनेक्टिंग साइंस टू अवर वर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी aims for a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. Highlights how human activities are linked to what happen. कि ह्यूमन एक्टिविटीज इस चीज से कैसे जुड़ी हुई हैं कि कोई घटना घटित हो रही है और उसका जो इंपैक्ट है वो ह्यूमंस पर आ रहा है, कि वो कैसे रहा है। अभी कल परसों की बात है, बहुत तेज बारिश हुई, बह गया सब, तो बारिश होने से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर ये काम नहीं कर रहा है, 3 घंटे की बारिश को नहीं रोक पा रहा है, तो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ये जानना होगा कि क्या दिक्कत है भाई शहरों में, ये 3 घंटे में पानी भर जाता है। एक एनवायरमेंट की अगर घटना होती है उसको हम नहीं बियर कर पा रहे। In the natural world and connected to the society we live in, science plays a role in addressing. साइंस क्या करता है, आपको बताता है जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो कि कोई भी लॉजिक फुल चीज हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक साइंस आपको दे देगा। बारिश हो रही ना, इसके पीछे का लॉजिक भी साइंस आपको देगा। गाड़ियां चल रही हैं, लॉजिक साइंस देगा। मैं जिंदा हूं, लॉजिक साइंस देगा। आप जिंदा हैं, लॉजिक साइंस देगा। एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। और जब आप ये समझ जाएंगे तभी आप सस्टेनेबल वर्ल्ड को बना पाएंगे, एसडीजीज को समझ पाएंगे। बार बार एसडीजी, अरे समझ तो पाइए पहले क्यों करना है, ऑब्जर्व तो करिएगा, तब तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक, एग्जाम में क्यों, देखिए इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ द साइंस आर कॉमन थीम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन क्रूशियल। पॉल्यूशन को बार बार सोचा जा रहा है, बार बार कार्बन एमिशन की बात की जा रही है, आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसके सोशल इन्फ्लुएंस को नहीं समझ पा रहे हैं साइंस के, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, मैं कह रहा हूं नीट का हो, एसएससी का हो, पीसीएस का हो, कहीं भी आपकी दाल गलने वाली
नहीं, क्योंकि कुकर में सीटी कम लगी। कि रसोड़े में कौन था, कुकर किसने चढ़ाया, भैया जब सीटी ही कम लगाए हो दाल कैसे बनेगी, खिचड़ी बनेगी कैसे। अब प्रेशर कुकर का सिद्धांत भी साइंस का है कि प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट कैसे खाना पक जाता है इतनी जल्दी। ये पीवी बराबर है नाटी, क्या बला है भाई, वहां भी साइंस आ जाएगा कूद के। तो फिर रसोड़े में कोई हो, खाना तो साइंस से ही पके, ध्यान रखिए। चल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंटरकनेक्टेड फील्ड्स ऑफ साइंस, की टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Interconnectedness is the key. Topics in different field of science from physics to chemistry to biology and earth science are all interconnected. ये सारे जुड़े हुए बेटा, interdisciplinary approach है. Scientific ideas is one area of an inspired discoveries in another. एक फील्ड के साइंटिफिक आइडिया अगली फील्ड के साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगाते हैं और आइडियाज देते हैं नई रिसर्च के लिए. Competitive exams often feature interdisciplinary questions that require connecting concepts across different scientific branches. अर्थ साइंस को बायोलॉजी से जोड़ दिया जाएगा, बायोलॉजी को केमिस्ट्री से जोड़ दिया जाएगा, केमिस्ट्री को फिजिक्स से जोड़ दिया जाएगा. अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साथ में भी होता है. तो इस चीज को समझने के लिए आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी होगी. चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड केमिकल चेंजेस. एक्सप्लोरिंग बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हाई आर सम फ्रूट्स आर सॉर. भाई कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, ऐसा उनमें क्या पाया जाता है कि खट्टा ही, मीठा नहीं. नींबू थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, एकदम अजीब सा टेस्ट. इमली खा रहे, क्यों खट्टा. ठीक. What happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform? हल्दी की स्टेन को साफ करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म से, बड़ा कष्ट होता. फिर पेट्रोल ले आओ, डीजल ले आओ, ब्लीच ले आओ, साफ करो इसको, साफ नहीं हो रहा. Electricity and classifications, playing with an electric batteries, lamp, wires to try find other kinds of properties of material. इलेक्ट्रिक खिलौनों से खेलते हुए, बैटरी लगे खिलौनों से खेलते हुए आप देख रहे हो उसको, बच्चा उससे खेल रहा है कि इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है. बैटरी के अंदर केमिकल, कैथोड है, एनोड है, लिथियम आयन बैटरी में क्या यूज होता है, तो सर्च करिए ना. अब इसके लिए भी आपको किसी सेलिब्रिटी टीचर की आवश्यकता है. ये खुद से नहीं सर्च हो पा रहा है, खुद से आप नहीं देख रहे हैं. देखिए, बैसाखी हटानी पड़ेगी. और यहां यूपीएससी कैंपस में मेरा काम है साइंस पढ़ाते हुए आपकी बैसाखी जो लगी हुई है उसको हटाना, ताकि आप स्वयं चलना सीख सकें. बैसाखी बेटा उनके लिए है कि जिनके विचार नहीं है, जिनकी सोच नहीं है. बैसाखी उनके लिए कभी नहीं होती जिनके खुद के पैर हैं. वो लगाई गई है आपके, उसको छोड़िए, सीखिए. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लीडिंग टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों बांटे गए भाई, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे बांटे गए, अलग किए गए. देखिए, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, अलग अलग चेंजेस हैं. ये चॉपिंग वुड, दिस इज अ फिजिकल चेंज. वुड जला रहे, केमिकल चेंज हो रहा है. आग कैसे जल रही भाई, जलाई. बनाना खराब हो रहा है, रखा हुआ है, ग्रीन से धीरे धीरे ब्राउन होने लगा. क्यों होने लगा भाई, फायर वर्क्स. नीचे तो पटाखा दिख रहा था, ऊपर गया फूट गया, धुएं में बदल गया. कैसे हुआ ये, ठीक. और फिर इस क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित की क्या है एक्सप्लोजिव. यूपीएससी में आया तो बहुत टफ था, बहुत टफ था. एक्सप्लोजिव पूछ दिए, केमिकल चेंजेस पूछा, भैया कहां सो रहे हो. एनसीईआरटी क्लास 7 उठा के पढ़ो, 2 मिनट पता चले क्वेश्चन आया कहां से. बहुत कठिन है. कठिन इसलिए लग रहा पढ़े नहीं, समझे नहीं, एप्लीकेशन नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज को. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, खासतौर पर हिंदी माध्यम. फिर कह रहा हूं, चेत जाइए, नहीं तो चेतना लुप्त हो जाएगी. पहले कोई आपको चेतना में नहीं ला सकता, आप बहुत गलत जा रहे हैं. इतिहास और भूगोल से आज की डेट में पेपर नहीं निकलना है सिर्फ इन 2 विषय से. ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इन 2 से आपका काम नहीं चलना है.
आज की डेट में पॉलिटी भी इतनी टेक्निकल आने लगी है कि क्वेश्चन देखेंगे तो हवाइयां हो जाएंगी। इसलिए यदि आपको पेपर निकालना है तो जरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, हिंदी माध्यम। नहीं तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस लिखोगे क्या? सारी विद्वत्ता रखे रहिएगा। इफ यू नॉट क्लैरिफाई प्रीलिम्स तो नॉट राइट मेंस एज वेल, और आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और मोस्ट प्रोबेबल चीज है सिलेक्शन। ज्ञान लेने मत आइए, पढ़ने आइए और सिलेक्शन लेने आइए। ज्ञान उसके बाद आपको लेना, खूब बड़ी लाइब्रेरी बना के खूब ज्ञान लीजिएगा आईएएस बनने के बाद। उसके पहले आपको ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान सिर्फ सब्जेक्ट्स का लीजिए और पेपर क्वालिफाई करिए, ये जरूरी है। Understanding what kind of changes happened around us. Some changes are reversed and others cannot. टॉर्च बैटरी रन आउट, टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं भरी जा सकती, नई बैटरी लानी पड़ेगी। ठीक, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, मेल्ट हुई, फिर फ्रीज कर दोगे, फिर आइस बन जाएगी। ये देखो चेंजेस। ठीक, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, पत्थर टूट गया, पेबल बन गया, दोबारा पत्थर बना सकते हो क्या? फिजिकल केमिकल चेंजेस, इन चीजों पर ध्यान देना भाई। हीट फ्लो एंड वाटर साइकिल, ये देखो, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हीट फ्लो कैसे होता, हाउ हीट फ्लो वेदर इज द मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन अ ग्लास, अ मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। चाहे ग्लेशियर पिघल रहा हो चाहे आइस पिघल रही हो, भैया हीट फ्लो होता कैसे, हमको ये जानना है, ये क्यूरियोसिटी है। बिना इसको जाने हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हमने ये जान लिया तो हम बड़े आसानी से वाटर साइकिल को और अच्छे से समझ पाएंगे। evaporation of water from the seas and falls as the rain due to sun heat, सन की हीट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर हमने हीट फ्लो को समझ लिया तो हम वाटर साइकिल को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए साइंस और एनवायरनमेंट साथ में, एंड दैट इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यही है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यही मैं आपको समझाना चाहूँ। ठीक है, नाउ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, फोकस ऑन लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हो रही शरीर के अंदर। क्यों हो रही भाई? ईट एंड ब्रीथ, ब्लड है सर्कुलेट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, एक्सटेंशन टू प्लांट। डोंट प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को फूड की जरूरत है बड़ा होने की? बिल्कुल है। हाउ दे गेट देयर फूड? वो अपना खाना कैसे पाते हैं? डू दे आल्सो ब्रीथ? क्या वो सांस लेते हैं? अगर लेते हैं तो कैसे? क्या हमारी तरह तो नहीं? हम देख रहे प्लांट्स को ऐसे, हमारी तरह नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो हम सोच रहे हैं अरे हमारी तरह नहीं, कैसे सांस लेता होगा? अरे लेता है, कैसे लेता है इस चीज को जानने का प्रयास करिए। स्टोमेटा के थ्रू लेता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियां हरी क्यों दिख रही हैं? और अगर हरी नहीं है तो फिर हरी क्यों नहीं दिख रही कुछ प्लांट्स की? ऐसा कौन सा उनमें पिगमेंट पाया जा रहा है? इस चीज को ध्यान पे लगाइए। Evolutionary perspective, over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. हमें देखना है कि लाइफ जब ग्रो हुई तो कितना बैलेंस्ड और ब्यूटीफुली इवॉल्व हुई है कि एक भी चीज इधर से उधर, कितना परफेक्ट सिस्टम। आजकल के मैनेजर इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं रख पा रहे हैं, कॉर्पोरेट के मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर। और लाइफ को मैनेज करने वाला मैनेजर, जिनको आप कभी भगवान भी कह देते हैं, कितना परफेक्शन से मैनेज कर रहे हैं यार। सबका खाना पीना चल रहा है, सबका न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन सब चल रहा है, सबका इंक्रीमेंट भी हो रहा है। जितनी मेहनत कर रहा है उसका इंक्रीमेंट उतना ही हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा कलयुग कलयुग चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि ठीक है, तो वो आप छोड़ भूल जाओ, फिर भी मेहनत करने वाले का इंक्रीमेंट हो रहा। क्या गजब का सिस्टम बनाया यार। लाइफ के प्रोसेस में जिसने भी सिस्टम हो, क्या गजब का मैनेजर है। सबका खाना पीना चल रहा है, चीटियों का चल रहा है, चीटियां मेहनत करें उनको खाना मिल रहा है, इंसान मेहनत करे उसको खाना मिल रहा है, इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा है। और यहाँ कंपनियों की हालत खराब है, वो इंक्रीमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं साइंस से, आपने सीखा नहीं कि लाइफ प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ। इसलिए ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं जो साइंस से नहीं सीखती। पहले तो खूब तेजी से बढ़े, फिर ब्रेक लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि लाइफ प्रोसेस को नहीं जानते। लाइफ प्रोसेस को अगर साइंस में पढ़ा होता और मेरे पास आए होते और मैंने समझाया होता तो शायद कंपनी भी ग्रो कर जाती। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम साइंस के बाहर नहीं है, सब कुछ साइंस है।
साइंस को समझ लीजिए, सिस्टम को चलाना आ जाएगा। मेहनत कर रहा है इंक्रीमेंट ज्यादा, मेहनत नहीं कर रहा है इंक्रीमेंट कम। शरीर में ऐसा कभी नहीं होता, और जिसको आप ऊपर वाला कहते हैं वो ऐसा कभी नहीं करता जिसने मैनेज किया कि आप जाके उसकी खूब मनोहारी करो और मेहनत ना करो और वो आपको कुछ फ्री में दे दे। लेकिन जिन कंपनीज में ऐसा होता है, देखो कंपनीज में सिस्टम डाउन हो जाता है ना, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही आ रहा है, सब कुछ यही है, कुछ भी बाहर नहीं। ठीक है, चलो। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी आर स्टैंडर्ड टॉपिक्स इन जनरल साइंस, और ये सेक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Earth science and astronomy, time, light and celestial movements, measurement of time. How do we measure time? Including historical methods like early human observed the shadows of the object. तो छाया देखते थे और छाया देखते समय बताते कि सूरज का स्थान ये कि दोपहर में इतने घंटे और ये, ठीक है ना, सूर्य घड़ी उसको बोलते थे। नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ लाइट हेल्प अस सी जनरेट लाइट, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स थ्रू लाइट। लाइट को समझ पाएंगे, शेडो को समझ पाएंगे तो आप बहुत अच्छी टाइम की अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे। इक्लिप्स, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ इक्लिप्स। अर्थ मून ये भी शैडो क्रिएट करते, भाई कैसे क्रिएट कर रहे हैं जानो। डे एंड नाइट कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। Celestial mechanics, understanding how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth and earth around the sun, and their consequences on life. कि ये सारा कुछ जो मूवमेंट है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है। ये ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से ही तो आता, ठीक है ना। चलो मूव टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, लाइट, बेसिक एस्ट्रोनॉमी। ये सब बहुत कॉमन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नाउ अगर आपको अपनी जर्नी को अच्छा बनाना है, एम्ब्रेस करना है, बहुत बढ़िया तरीके से ले जाना है, तो फिर एक्सप्लोरर माइंडसेट रखो, एक्सप्लोर करना सीखो, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी पे रहो, अपनी थिंकिंग को चैलेंज करना सीखो, चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपेंड योर नॉलेज। Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiment, think like a scientist, and that's the success way of science question. यही आपको सक्सेस दिलाएगा साइंस के क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा कुछ। तो अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, मैं रेलेवेंस बताता रहूंगा, ठीक है, जुड़े रहना। क्लास 6 की पूरी हो चुकी है, वहां जाकर उसे देख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मजबूत कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और पूरे लेक्चर्स देखते रहना, जुड़े रहना। बहुत फायदेमंद सीरीज है, जरूर फायदा होगा आपको। थैंक यू।